पूर्वी चंपारण में अजय यादव की मुहर्रम के जुलूस में शामिल रहे खूनी जिहादियों के द्वारा की गई नृशंस हत्या की घटना हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे गुरुग्राम में व्यभिचारिक जिहादियों के जाल में फंसी एक बाप की प्यारी बेटी और बाप के मान सम्मान का ध्यान न रखने के स्तर तक ब्रेन वॉश कर दी गई बेटी, जिससे घोर निराशा में पड़ा हुआ बाप वैधानिक और नैतिक दृष्टि से अपराधी के रूप में समस्त वामपंथी जगत और हम आपके द्वारा भी कोसा जा रहा है। लेकिन कैसे भूल सकते हैं कि उस बाप ने कितने नाजों से अपनी बेटी को पाला था, कितने नाजों से उसे टेनिस की ट्रेनिंग दिलवाने और उसके व्यक्तित्व और उसके भविष्य को संवारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां बुन दी गई उस परिवार के चारों ओर कि वह इतना जघन्य कृत्य, घोर निराशा, घोर हताशा, घोर विभ्रम और घोर मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में आकर कर बैठा। घटना नृशंस है, निंदनीय है, गैर कानूनी है और चिंतनीय है। लेकिन उसी के साथ यह भी चिंता का विषय है कि आखिर ऐसी परिस्थितियों को बुनने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का नेटवर्क है, जो ऐसी परिस्थितियों को बड़ी ही चालाकी से, बड़े ही आराम से, समस्त प्रकार के खतरों से दूर रहते हुए बुन रहा है और झेल रहे हैं, या तो राधिका जो खतरों में पड़ रही है, या तो उसका परिवार खतरों में पड़ रहा है, या तो अजय यादव या अजय यादव के परिवार वाले लोग। ये संपूर्ण घटनाक्रम जो संपूर्ण यादव बेल्ट में एक पर एक हो रही घटनाओं को दर्शाता है। पूरब में बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ गुरुग्राम, ये पूरी तरह से MY समीकरण, तथा कथित यादव मुस्लिम गठजोड़ के समीकरण, राजनीतिक समीकरण को झूठ और भ्रम पर आधारित तो बता ही रहा है, साथ ही साथ यह भी बता रहा है कि इस भ्रम पर आधारित गठजोड़ के कारण हमारे यादव परिवार के युवक और युवतियां अंतर्राष्ट्रीय जिहादिक नेटवर्क के इन खूनी लोगों के आसान शिकार हो जा रहे हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि यदि हमारे यादव परिवारों को इसके भ्रम में नहीं डाला गया होता कि फलां और फलां भाई होते हैं, तो शायद उन तथाकथित भाइयों, जो भाई कभी नहीं हो सकते, जिन्हें गजवाए हिंद का एकमात्र टास्क दिया जाता है, बस इतना ही है कि कोई खुल के करेगा और कोई छुप के करेगा। यह दोनों पाठ पढ़ाए जाते हैं, तो कोई खुल के करता है और कोई छुप के घात करता है, कोई खुल के वार करता है तो कोई खुल के वार नहीं करता, तो छुप के घात करता है। मैं तो मानता हूं कि यह दोनों ही घटनाएं और ऐसी जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, ये झूठे MY समीकरण के माध्यम से हमारे सनातन समाज के एक अभिन्न अंग, हमारे यादव भाइयों को आंख पर पट्टी बांधने के लिए भरमा दिया गया, जिससे वो आंखें खोलकर नहीं रह रहे
और ऐसे लोगों को अपने घरों में आने जाने दे रहे हैं, अपने आसपास आने जाने दे रहे हैं, जिनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भारत का गजवा हिंद करना है, लोगों की हत्याएं करनी है, जैसा कि अजय यादव, और व्यभिचारिक जिहाद यानी महिलाओं और लड़कियों को गुमराह करके उन्हें गलत राह पर प्रेरित करके और सनातन समाज को अपमानित करना या जनसंख्या के दृष्टि से कमजोर करना जिनका लक्ष्य है, तो ये उनका टारगेट और उनका मिशन आसान हो जा रहा है। कुल मिलाकर यह MOI समीकरण का घोर असफलता का पर्याय है। और जब कभी हम जिन पर विश्वास नहीं करना है उन पर विश्वास करने के लिए अपने निजी निहित हित के लिए हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो इस तरह की जाति पात की बातें और MOI समीकरण की बातें उत्तर प्रदेश या बिहार में करते हैं, जब उनकी चालों में आएंगे तो उनके निजी स्वार्थ तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन हमारे घरों में घुसने वाले ये हमेशा सनातन समाज के लोगों के प्रति गलत नियत रखकर चल रहे तत्व जो 1000 से ऊपर साल हो गए और हमें प्रताड़ित करते जा रहे हैं, केवल हमारे विश्वास के कारण, क्योंकि उनके लिए तब दगा दे पाना आसान हो जाता है जब हम विश्वास कर लेते हैं। तो हमें जो विश्वास दिला रहे हैं हमारे लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और हम विश्वास कर ले रहे हैं, और परिणाम स्वरूप MOI समीकरण में विश्वास करने के बावजूद कहीं अजय यादव की घटना हो रही है, कहीं राधिका यादव का पूरा परिवार बर्बाद कर देने की स्थिति में लाने के वहां षड्यंत्र किए जा रहे हैं कि बेटी को ही बरगला दिया जा रहा है बाप के खिलाफ, और बाप जो है पूरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर वह कदम उठा ले रहा है अपनी बेटी के खिलाफ, जिस बेटी को उसने नाजों से पाला था और बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। तो ऐसे हमें लगता है कि MOI समीकरण का भी फेल्योर है, बहुत सारे फेल्योर हैं इसमें, लेकिन MOI समीकरण का भी फेल्योर है। और गजवा ए हिंद में लगी हुई शक्तियों को हमारी सरकारों के द्वारा न पहचान पाना, हमारी पार्टियों के द्वारा न पहचान पाना, हमारे धर्माचार्यों के द्वारा न पहचान पाना, हमारे समाज के समस्त प्रकार के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा न पहचान पाना, और आखिर इसके काट के लिए किया क्या जाए कि भारत जो 1000 सालों से इनके द्वारा प्रताड़ित हो रहा है वह भारत सुरक्षित हो सके, उसका एकमात्र उपाय था कि भारत को सनातन संस्कृति का हित रक्षक राष्ट्र घोषित किया जाए। यानी भारत जो 1976 में श्रीमती इंदिरा फिरोज खान जी के द्वारा आपातकाल लागू करके संसद को निलंबित करके 42वां संविधान संशोधन बिना संसद से पास कराए और संविधान को बदल दिया गया, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता डाल दिया गया जो कि मूल संविधान में नहीं था। यदि हम अपने मूल संविधान को, जिसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में और तमाम आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संविधान सभा के अंतर्गत पारित किया था, जिसमें भी चर्चा हुई थी कि धर्मनिरपेक्षता डाला जा सकता है कि नहीं, तो संविधान सभा ने इस धर्मनिरपेक्षता को डालने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। वह धर्मनिरपेक्षता शब्द डाल दिया 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके जबरन, बल्कि आपातकाल उन्होंने इसी काम के लिए लागू किया था। तो उस धर्मनिरपेक्षता शब्द को और प्रस्तावना में डाले गए समाजवाद शब्द को निकालकर पुनः जो मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था भारत की जनता के द्वारा संविधान सभा के माध्यम से, वह मूल प्रस्तावना वाला हमारा मूल संविधान लागू हो और यह घोषणा हो कि भारत सनातन संस्कृति के, सनातन भारतीय संस्कृति का संरक्षक राष्ट्र है। और सनातन भारतीय संस्कृति जिसमें सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू और बिना जाति और जन्मगत भेदभाव के हमारे समस्त सनातनी भाई बंधु, जहाँ कोई शूद्र का बंटवारा नहीं, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये गुरुकुलों में तय किए जाते थे। जन्म के आधार पर इनका निर्धारण नहीं था, कर्म के आधार पर गुरुकुलों में योग्यता के आधार पर तय किए जाते थे। मुस्लिम काल में गुरुकुल तोड़ दिए गए, अब कोई भी संस्थान ऐसा नहीं बचा है जो ये तय कर सके कि कौन योग्यता के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र है। तो उसे हटाकर अब हम कोई भी व्यक्ति
ऊंचा और नीचा न माना जाए, ऐसे सनातन संस्कृति की दिशा में बढ़ चले हैं विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप। तो इस प्रकार के सनातन समाज का, जिसमें बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू और सभी सनातनी एकमात्र, एक समान, एक ही आदि पिता आदि मनु जी और एक ही माता शत्रुपा की संतान के रूप में भाई भाई और बहन बहन और एक बराबर बंधु बांधव के रूप में रहेंगे। इस प्रकार के सनातन भारतीय संस्कृति, जो मूल भारतीय संस्कृति है, इसका संरक्षक राष्ट्र यानी सनातन भारतीय संस्कृति का संरक्षक राष्ट्र घोषित किया जाए, ताकि सनातन हित पर चोट पहुंचाने वाले अंतर्राष्ट्रीय साजिशों में लगे हुए लोगों का हमारी सरकार की सहायता से उचित जवाब और प्रतिकार किया जा सके और इस बीमारी का समाधान किया जा सके। MY समीकरण तो पूरी तरह फेल है, बल्कि इसके माध्यम से हमारे सनातन समाज के अभिन्न आदरणीय अंग, हमारे यादव भाई तो प्रताड़ित हो रहे हैं। और प्रताड़ित कौन कर रहा है, इस MY समीकरण का दूसरा पार्ट, और उसका लक्ष्य भी यही है। इस नाते MY समीकरण को भूलकर आइए हम सनातन संस्कृति को मजबूत करें और भारत की संसद से यह आग्रह करें कि जो मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उसकी मूल प्रस्तावना को पुनः लागू किया जाए, जिसमें जबरन धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को 1976 ईस्वी में इमरजेंसी आपातकाल लागू करके इंदिरा फिरोज खान जी ने जबरन ठूसा है, उसे हटाया जाए और भारत को सनातन भारतीय संस्कृति का संरक्षक राष्ट्र घोषित किया जाए। धर्मनिरपेक्षता को हटाकर सनातन भारतीय संस्कृति का संरक्षक राष्ट्र घोषित किया जाए, तभी हमारी सरकार की सहायता मिल पाएगी। और जब सरकार की सहायता मिल पाएगी, तभी ये सारे षड्यंत्र बेनकाब हो सकेंगे और हमारा देश, हमारा भारत, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति और हमारी सनातन समाज के सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू और समस्त सनातनी बिना जात पात के भेदभाव के एकजुट होकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे।